हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेहरूज आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म। मतलब नेहरू का सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म के ऊपर क्या विचार थे, नेहरू सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं नेहरूज आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब सेकुलरिज्म के ऊपर नेहरू के क्या विचार हैं। उससे पहले आपको यह समझना होगा कि सेकुलरिज्म दो तरह का होता है। सेकुलरिज्म दो तरह का हमारे पास आता है। एक आ गया वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म, और दूसरा आ गया इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म। जब मैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म की बात करता हूं, दोनों अलग अलग है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है वो वेस्ट में फॉलो किया जाता है, यूरोप और अमेरिका के अंदर। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म के अंदर कहा जाता है कि देयर शुड बी द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। रिलीजन का पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है और पॉलिटिक्स का रिलीजन में कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का और रिलीजन का भी कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का रिलीजन में कुछ लेना देना नहीं है और रिलीजन का गवर्नमेंट के बीच गवर्नमेंट में कुछ लेना देना नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड के अंदर काम करेंगे। रिलीजन अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। समझ आई बात? तो रिलीजन और गवर्नमेंट के बीच में या पॉलिटिक्स के बीच में या स्टेट के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। दोनों अलग अलग है, दोनों अपना अपना काम करेंगे, दोनों को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। यह है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म की बात करूं तो यहां पे आता है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव मतलब सारे धर्म बराबर है। यहां पे कंप्लीट सेपरेशन नहीं है गवर्नमेंट का और रिलीजन का। यहां पे कंप्लीट सेपरेशन नहीं है पॉलिटिक्स का और रिलीजन का, बल्कि यहां पे यह कहा जाता है कि सारे धर्म सरकार की नजर में बराबर है और सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार सभी धर्मों को एक नजर से बराबर तरीके से ट्रीट करेगी और सरकार धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन सरकार का और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। सरकार को रिलीजन के साथ लेना देना है, हालांकि सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सरकार किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। अगर सरकार को फेवर करना है तो सभी रिलीजन्स को फेवर करे। अगर सरकार को किसी रिलीजन को प्रमोट करना है तो सभी को एक साथ एक तरीके से प्रमोट करे। और उसी के साथ साथ सरकार रिलीजन के बारे में कंसर्न है। जैसे हमारे देश में पारसीज जो रिलीजन है, जो पारसीज लोग हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, तो सरकार उसके बारे में चिंतित है। गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। उसी के साथ साथ अगर किसी मजहब के अंदर कोई गलत प्रैक्टिस चल रही है, जैसे सती जैसी कोई प्रैक्टिस, या किसी रिलीजन के अंदर 3 तलाक जैसी कोई प्रैक्टिस है, कोई पर्दा सिस्टम जैसी प्रैक्टिस है जो वुमेन्स के लिए डेरोगेटरी है, या फिर सती सिस्टम है जो वुमेन्स की राइट टू लाइफ को जो है वो वायलेट करता है, तो उसके लिए सरकार जो है वो कंसर्न्ड है। सरकार वहां पे इंटरवीन करेगी और उस प्रैक्टिस को बंद करेगी वहां पे। और अगर किसी धर्म की संख्या कम हो रही है तो उसको सरकार जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इन इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम पॉलिटिक्स। The government is concerned about religion and government will be treating all religions equally. And if there is something if there is something wrong going on in a particular religion, if there is something a derogatory practice going on in a religion, if there is a caste system going on in a religion, if there is sati system going on a religion, government will intervene and government will immediately stop that particular practice. तो ये आपको समझना है। But in Western perspective, there is complete separation of government from religion. There is complete separation of state from religion. हालांकि वहां पे भी अगर रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। जब मैं नेहरू की बात करता हूं, नेहरूज आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? नेहरू कहते हैं स्टेट शुड नॉट फेवर, प्रमोट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। नेहरू का भी इंडियन पर्सपेक्टिव जो है सेकुलरिज्म के ऊपर, नेहरू उसको ही सपोर्ट करते हैं। नेहरू कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी रिलीजन के साथ
भेदभाव नहीं करेगी, किसी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी और किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी और किसी भी धर्म को जो है वो फेवर नहीं करेगी और किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर नॉट अ पॉलिटिकल वेपन। नेहरू कहते हैं कि रिलीजन एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मैटर है, मतलब रिलीजन एक इंसान का प्राइवेट मैटर है, उसमें गवर्नमेंट को, स्टेट को कुछ लेना देना नहीं है और उसमें उसको पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। एक मैं मंदिर जाता हूं या नहीं जाता हूं, मैं कौन से भगवान को मानता हूं, कौन से भगवान को नहीं मानता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं, ये सारे मेरे प्राइवेट अफेयर्स हैं मेरी जिंदगी के। ये पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ये राजनीतिक इस्तेमाल इनका नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंडिया इज नॉट यूरोप। नेहरू कहते हैं कि हिंदुस्तान यूरोप नहीं है। नेहरू न्यू रिलीजन हियर इज डीपली सोशल, और नेहरू ये जानते थे कि रिलीजन यहां पे बड़ा सामाजिक है, लोगों की नसों में बसता है रिलीजन। यहां पे रिलीजन को आप लोगों से दूर नहीं कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वॉल ऑफ सेपरेशन, तो जैसे कि अमेरिका या यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर वॉल ऑफ सेपरेशन की बात की जाती है, दैट देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि वॉल ऑफ सेपरेशन हिंदुस्तान में फॉलो नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है, मतलब गवर्नमेंट का और रिलीजन का एक प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए। रिलीजन और गवर्नमेंट के रिलीजन का और गवर्नमेंट का एक दूसरे में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हालांकि अमेरिका और यूरोप की तरह जो कंप्लीट सेपरेशन है उसको हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रिलीजन बड़ा सोशल है, रिलीजन लोगों के अंदर बसता है, नसों में बसता है। तो वॉल ऑफ सेपरेशन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर फॉलो किया जाता है, तो उन्होंने इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर वॉल ऑफ सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट, सारे धर्म जो है वो गवर्नमेंट की नजर में और स्टेट की नजर में बराबर है। द स्टेट कैन इंटरवीन इफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वायलेट्स, सरकार रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर इंटरफेयर कर सकती है अगर धर्म बराबरी को, इक्वालिटी को वायलेट करता है। अगर किसी धर्म के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी को प्रीच किया जा रहा है, मतलब कुछ धर्मों के अंदर होता है ना कि महिलाएं जो है वो नीची जात की होती हैं, मर्द ऊंची जात के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस धर्म के अंदर इक्वालिटी को वायलेट किया जा रहा है। अगर किसी धर्म के अंदर कहा जा रहा है कि कास्ट सिस्टम को अगर किसी धर्म के अंदर सपोर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं दलित, कुछ लोग होते हैं शूद्र और वैश्य जो नीचे होते हैं, कुछ होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊपर होते हैं, और अगर किसी रिलीजन के अंदर ऐसे कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब वो इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो अगर कोई रिलीजन इक्वालिटी को वायलेट करता है तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, और तभी हमारे देश में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, और तभी हमारे देश में जो है वो रिजर्वेशन जैसी चीजें लाई गई और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर सही में देखा जाए तो कहां से आ रही थी, रिलीजन से ही आ रही थी। तो रिलीजन इक्वालिटी को वायलेट कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने उन कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन थी उनको खत्म करने की कोशिश की। हमारे पास आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ऐसे आर्टिकल्स हमें प्रोवाइड करके इक्वालिटी को जहां पे इंश्योर करने की कोशिश की। अगर रिलीजन साइंटिफिक टेम्पर को वॉलिड करने की कोशिश करता है, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि आपकी एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, आप सवाल करते हैं, आप लॉजिक के ऊपर विश्वास करते हैं, आप रीजन के ऊपर विश्वास रखते हैं, आप अंधविश्वास को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी रिलीजन के अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पे इसका मतलब साइंटिफिक टेम्पर को वॉलिड किया जा रहा है। तो अगर ऐसा किसी रिलीजन के अंदर कोई अंधविश्वास है तो उसको सरकार रोक सकती है। ह्यूमन डिग्निटी, अगर एक इंसान की इज्जत को वायलेट कहीं रिलीजन के अंदर किया जा रहा है, अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सुपरस्टिशंस है, मतलब एक इंसान की इज्जत मतलब क्या, अगर किसी धर्म के अंदर जाति पाति को फॉलो किया जा रहा है, इसका मतलब ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर सवाल है, ह्यूमन डिग्निटी को वॉयलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग तो ऊपर हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, कुछ लोग नीचे हैं शूद्र वैश्य, तो ये दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू वायलेट द कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट इज द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन। तो उसको अगर आप वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसी रिलीजन के अंदर है, सुपरस्टिशन है, तो उसको सरकार रोक सकती है, वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। नेहरू कहते थे, नेहरू के लिए सेकुलरिज्म नॉन निगोशिएबल था, मतलब सेकुलरिज्म के साथ नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता है, उसको जो है वो नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है, मतलब इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। सेकुलरिज्म किसी भी हद में
किसी भी हद तक हमारे देश में चाहिए। मतलब बेसिकली नेहरू जो है वो सेकुलरिज्म को किसी भी हद में इस देश में चाहते थे, उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना देना चाहते थे। वो कहते थे कि सेकुलरिज्म कॉम्प्रोमाइज किसी भी हद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि पार्टीशन ऑलरेडी हो चुकी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, और शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म था। धर्म के आधार पे ये देश डिवाइड हुआ, धर्म के आधार पे इस देश के दो हिस्से हुए, धर्म के आधार पे इस देश में वायलेंस हुई, इस देश में लाखों लोगों की जानें चली गई। और ऐसा मंजर दोबारा से नेहरू नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो कहते थे कि इफ इंडिया बिकम्स अ रिलीजियस स्टेट इट वुड कोलैप्स। अगर हिंदुस्तान दोबारा से कोई रिलीजियस धार्मिक स्टेट बन जाता है, अगर वहां पे सेकुलरिज्म नहीं है, तो ये दोबारा से कोलैप्स, ये बिखर जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो नेहरू सेकुलरिज्म को देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं नेहरूज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नेहरू के नेशनलिज्म के ऊपर क्या विचार थे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म का मतलब होता है भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी हैं, आपस में कनेक्टेड महसूस करते हैं, उनके बीच में भाईचारा है, आपसी लगाव है, फीलिंग ऑफ वननेस है, और वो हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर से बताता हूं, नेशनलिज्म का मतलब होता है एक देश के अंदर रहने वाले सारे लोग आपस में कनेक्टेड महसूस करते हैं, उनके बीच में भाईचारा है, उनके बीच में आपस में लगाव है, और वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं। इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। अब लोग आपस में कनेक्टेड महसूस क्यों करते हैं, लोगों का आपस में हिंदुस्तान में लगाव क्यों है, लोगों के बीच में भाईचारा क्यों है? क्योंकि हम जो है वो एक ही देश से आते हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारी हिस्ट्री एक रही है, हम सब लोगों ने, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, इस देश में आजादी हासिल की। हम सब लोग एक दूसरे के कल्चर में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब लोग टॉलरेंट होते हैं। तो इसलिए हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। हम सभी लोगों के बुजुर्गों ने इस देश को आजादी दिलाई है। हम सब लोग जो है एक तरीके की भाषा बोलते हैं, तो इसलिए हम आपस में कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। किसी दूसरे देश के अंदर लोग इसलिए कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं, हो सकता है उनका धर्म ही एक हो। किसी तीसरे देश के अंदर लोग इसलिए आपस में कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं, उनके बीच में इसलिए भाईचारा हो सकता है वो एक तरीके की भाषा बोलते हो सकता है उनका एक तरीके का कल्चर हो सकता है उनकी एक तरीके का रेस हो, एक तरीके का रंग हो, उनका सारे चिट्टे हों या सारे काले हों। तो अलग अलग आधार बेसिस हो सकते हैं लोगों के आपस में कनेक्टेड महसूस करने के या फिर आपस में भाईचारे के। अब नेशनलिज्म को नेहरू किस तरीके से देखते हैं? नेहरू नेशनलिज्म को रिलीजियस आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखते हैं। नेहरू नेशनलिज्म को धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं। कुछ एक देशों में क्या होता है कि वहां पे नेशनलिज्म किस तरीके से देखा जाता है, जैसे अगर मैं पाकिस्तान जैसे देशों की बात करूं तो वहां पे नेशनलिज्म का मतलब यह है कि वहां पे रहने वाले सारे लोग पाकिस्तानी हैं, आपस में उनके भाईचारा है, इसलिए क्योंकि उनका एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। तो नेहरू कहते हैं कि नेशनलिज्म का हिंदुस्तान के अंदर मतलब ये नहीं है कि यहां पे सारे लोग एक धर्म मानते हैं। वो कहते हैं कि यहां पे नेहरू रिजेक्टेड द आइडिया दैट इंडिया बिलोंग्स टू वन रिलीजन और कल्चर। उन्होंने ये आइडिया कंप्लीटली आउटराइटली रिजेक्ट किया कि हिंदुस्तान एक ही रिलीजन को बिलोंग करता है, या हिंदुस्तान के अंदर एक ही रिलीजन होगा और सारे लोग उसी रिलीजन को मानेंगे, और क्योंकि सारे लोग एक ही रिलीजन से आते हैं इसलिए उनके बीच में आपस में भाईचारा है और इसलिए नेशनलिज्म है। नेहरू इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। नेहरू ये भी नहीं मानते हैं कि सारे लोग हिंदुस्तान के एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, और क्योंकि वो एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं तो उनके बीच में एक कनेक्शन है, एक भाईचारा है। नेहरू इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। नेहरू कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो सिविक है, रिलीजियस नहीं है। सिविक मतलब हिंदुस्तान के लोग आपस में कनेक्टेड, आपस में लोगों के बीच में भाईचारा इसलिए है क्योंकि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो एक संविधान को मानते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ इकट्ठा होकर जंग लड़ी है, क्योंकि उनका एक हिस्ट्री है, क्योंकि उन सभी लोगों की एक हिस्ट्री है, क्योंकि वो सब लोग टॉलरेंट होते हैं। तो नेहरू ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म इसलिए नहीं है कि लोग एक ही धर्म से आते हैं और इसलिए उनके अंदर भाईचारा है, बल्कि हिंदुस्तान में नेशनलिज्म इसलिए है क्योंकि लोग इस भारत देश के नागरिक हैं, क्योंकि लोग एक ही संविधान को मानते हैं, क्योंकि लोगों का एक तरीके का हिस्ट्री रहा है, क्योंकि लोगों ने
सभी ने, हिंदुओं ने, मुस्लिम्स ने, सिख, ईसाई, सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इस देश को आजाद करवाया है। सभी ने एक सपना देखा है, सभी फ्यूचर, हिंदुस्तान का फ्यूचर, भविष्य एक तरीके से देखते हैं। सभी लोगों के बीच में सहनशीलता है, टॉलरेंस है, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म है। वो कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म इज रूटेड इन शेयर्ड स्ट्रगल एंड फ्यूचर। वो कहते हैं कि हमारा नेशनलिज्म जो है, भारत का नेशनलिज्म, भारत के लोगों के अंदर भाईचारा और कनेक्टेडनेस आपस में इसलिए है क्योंकि उनकी एक तरीके की हिस्ट्री रही है। उन सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के बाद इस देश को आजाद बनाया, इस देश का एक भविष्य देखा, इस देश के वो नागरिक हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो उनकी एक तरीके की स्ट्रगल, जदोजहद रही है और उनका एक फ्यूचर वो देखते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म है, इसलिए उनके बीच में भाईचारा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आते हो, किसी भी कल्चर से आते हो। यू आर इंडियन बिकॉज यू बिलोंग टू इंडिया, नॉट बिकॉज यू प्रे अ सर्टेन वे। तुम हिंदुस्तानी इसलिए हो क्योंकि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, तुम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हो, इसलिए नहीं हो कि हिंदुस्तान के तुम नागरिक। तुम हिंदुस्तानी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम एक मजहब को मानते हो या एक तरीके से जो है वो तुम मजहब को मानते हो या कोई प्रार्थना करते हो। नेहरू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी इसलिए हो क्योंकि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हो, क्योंकि तुम्हारा एक जैसा इतिहास रहा है, तुम सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है। तुम हिंदुस्तान के नागरिक इसलिए हो, तुम इसलिए नहीं हो कि तुम एक तरीके से कोई किसी एक रिलीजन को मानते हो या तुम नमाज पढ़ते हो या तुम गीता कुरान को मानते हो। फिर नेहरू कहते हैं कि हिंदुस्तान का नेशनलिज्म जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। नेहरू कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों को एक जैसा बना दो, सभी लोग एक कल्चर को मानेंगे, एक भाषा को मानेंगे, एक भाषा बोलेंगे या फिर एक मजहब को मानेंगे और इसलिए लोगों के बीच में भाईचारा आ जाएगा। बल्कि नेहरू ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के नेशनलिज्म का जो कोर है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो कहते हैं कि इंडिया मल्टी रिलीजियस है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं। तो नेहरू ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग जातियां हैं, मजहब हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, काले, गोरे, छोटे, पतले, मोटे, अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले, कश्मीरी, भद्रवाही, डोगरे, बिहारी, अपने क्या बोलते हैं राजस्थानी, अलग अलग कल्चर्स को मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये डाइवर्सिटी होना हमारे लिए बेसिकली ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि इस डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, हम लोगों के बीच में भाईचारा है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि हम एक ही संविधान को मानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। मुसलमान अगर ईद मनाता है तो हिंदू उसमें शामिल होता है, और हिंदू अगर दिवाली मनाता है तो मुसलमान उसमें शामिल होता है। कोई अगर नमाज पढ़ता है तो उससे हिंदू को दिक्कत नहीं होती, और अगर कोई हिंदू मंदिर जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो उससे मुसलमान को दिक्कत नहीं होती। तो क्योंकि हम डाइवर्सिटी होने के बावजूद में आपस में यूनाइटेड हैं, हमारा एक तरीके का इतिहास रहा है, एक तरीके की हमारी हिस्ट्री रही है, हमने एक तरीके से हम सभी ने मिलकर जो है संघर्ष किया है, और हम सब लोग भारत को जो है वो एक तरीके से देखते हैं, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। नेहरू आर्ग्यूड नेशनलिज्म मस्ट एम्ब्रेस डाइवर्सिटी नॉट इरेज इट। वो कहते हैं कि नेशनलिज्म के अंदर डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो कहते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब सेमनेस नहीं होता है कि सारे लोगों का कल्चर सेम हो जाना चाहिए, रिलीजन सेम हो जाना चाहिए या भाषा सेम हो जानी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि नेशनलिज्म का असल में मतलब ये है कि तुम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, तुम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग या फिर अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग, उन सभी लोगों की तुम इज्जत करो और उन सभी लोगों के कल्चर्स को तुम रिस्पेक्ट करो, उन सभी लोगों के रिलीजन्स को तुम रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कहो कि भाई ये सारी डाइवर्सिटी खत्म कर दो और कल से हिंदुस्तान के अंदर एक ही भाषा बोली जाएगी और एक ही रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस करा जाएगा। ये नेशनलिज्म नहीं है। ये नेशनलिज्म किसी और के लिए हो सकता है, नेहरू के लिए ये नेशनलिज्म नहीं है। डाइवर्सिटी इज नॉट वीकनेस, इज इंडियाज डिफाइनिंग फीचर। नेहरू कहते हैं कि डाइवर्सिटी कमजोरी नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, ताकत है, हिंदुस्तान का एक डिस्क्राइबिंग या डिफाइनिंग फीचर है। हिंदुस्तान अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है कि कैसे इस देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स, कास्ट,
languages, but still these people are united under the flag of India, united under the constitution of India, united under the citizenship of India. तो ये पूरे भारत, ये भारत का जो डाइवर्सिटी है, जो भारत के अंदर अनेकता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल है। दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं ये देख के कि कैसे इस तरीके के अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग इस देश में कैसे इकट्ठे रहते हैं, कैसे इनके बीच में भाईचारा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत बड़े बड़े महान मुल्कों के जो बड़े बड़े लीडर्स थे और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा था कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, मजहब हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने ये बताया कि कैसे डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी ये लोग आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, भाईचारा है इनके बीच, और कैसे ये लोग एक मिसाल बने हैं पूरी दुनिया के लिए। तो एंटी कॉलोनियल नॉट एग्रेसिव नेशनलिज्म, नेहरू जो है वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन नेहरू एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात नहीं करते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात नहीं करते हैं। बेसिकली नेहरू का नेशनलिज्म एंटी इंपेरियलिस्ट है। एंटी इंपेरियलिस्ट मतलब नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लोग आपस में इसलिए जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं, भाईचारा लोगों के बीच में इसलिए है क्योंकि वो एंटी इंपेरियलिस्ट है। वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश आके हिंदुस्तानियों के ऊपर जो है वो रूल करे हिंदुस्तानियों को। एंटी इंपेरियलिस्ट होने का मतलब ये है कि कोई फॉरेन पावर, कोई दूसरा देश जो है वो हमारे देश को रूल ना करे। तो हम एंटी इंपेरियलिस्ट हैं, मतलब हम अपना रूल चाहते हैं, हिंदुस्तानियों का रूल चाहते हैं, किसी विदेश, किसी ब्रिटिशर्स का या अमेरिका का रूल हिंदुस्तान में हम नहीं चाहते हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म इज एंटी इंपेरियलिस्ट, एंटी रेसिस्ट। हम किसी रेस के आधार पे हिंदुस्तान के अंदर रूल नहीं चाहते हैं, मतलब कि एक रेस के लोगों को रूल करना चाहिए, गोरे लोगों को रूल करना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, हम ये नहीं चाहते हैं। हमारा नेशनलिज्म एंटी रेसिस्ट है, हमारा नेशनलिज्म इंटरनेशनलिस्ट इन आउटलुक है। मतलब हमारा नेशनलिज्म ये नहीं है कि हम अपने देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और बाकी लोगों से हम नफरत करें, बाकी देशों से हम नफरत करें। दिस इज नॉट आवर नेशनलिज्म। वी आर वेरी ह्यूमैनिज्म, वी रिस्पेक्ट ह्यूमैनिज्म। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम किसी दूसरे देश के लोगों से नफरत नहीं करते, दूसरे देश के देशों से नफरत नहीं करते। हम भारत से मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन हम बाकी देशों से नफरत नहीं करते, बाकी देश के लोगों से नफरत नहीं करते। He believed India must be proud but not arrogant। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को प्राउड महसूस होना चाहिए अपने ऊपर इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारे में यूनिटी है, लेकिन हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। हमें जो है एरोगेंट का मतलब ये होता है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी नहीं होना चाहिए हमें। नेशनलिज्म विदाउट ह्यूमनिज्म बिकम्स फासिज्म। नेहरू कहते हैं कि अगर नेशनलिज्म के अंदर ह्यूमनिज्म नहीं है, ह्यूमनिज्म का मतलब आप ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते हो, आप ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करते हो, आप ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए काम करते हो, आप इंसान को इंसान की नजर से देखते हो। तो कहते हैं कि अगर नेशनलिज्म के अंदर ह्यूमनिज्म ना हो तो वो फासिज्म बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के नेशनलिज्म के अंदर ह्यूमनिज्म है, मतलब हिंदुस्तान के लोग जो है वो इंसान की इज्जत करते हैं, इंसान को इंसान के रूप में देखते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं। चाहे अमेरिकी, चीनी, कोई भी इंसान होगा उससे भी वो उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं, उसको भी इंसान के रूप में देखते हैं, किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन कुछ देशों के अंदर क्या होता है, वहां पे नेशनलिज्म बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, दूसरे देशों से नफरत करते हैं, दूसरे देश के लोगों से नफरत करते हैं, तो वो फासिज्म बन जाता है। फासिज्म का मतलब ये हुआ कि आप अपने देश से मोहब्बत करते हो और बाकी देशों से नफरत करते हो। और आप अपने देश से मोहब्बत करते हो, आप अपने देश से नफरत नहीं कर सकते, आप अपने देश के पॉलिटिकल लीडर से नफरत नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से नफरत नहीं कर सकते, आप अपने देश के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये फासिज्म के अंदर आता है और एक्सट्रीम नेशनलिज्म फासिज्म के अंदर होता है। लेकिन नेहरू जो है वो नेशनलिज्म विद ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ह्यूमनिज्म नेशनलिज्म के अंदर नहीं होगा तो वो फासिज्म बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट प्रमोट किया। नॉन अलाइनमेंट मतलब पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कहा कि जो दो पावर ब्लॉक्स पूरी दुनिया में बने हुए थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, यूएसएसआर और अमेरिका, जिसमें दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बट गई थी। नेहरू ने कहा कि हम ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम अमेरिका को ज्वाइन करेंगे, हम अभी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, हम नफरत के इस माहौल में अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते हैं। तभी उन्होंने ग्लोबल पीस की बात करी, पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, सारी दुनिया के लोग जो है वो मोहब्बत के साथ डील उनको किया जाना चाहिए, सभी दुनिया के लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम।
कॉपरेशन ओवर डोमिनेशन, उन्होंने सारे देशों के बीच में आपस में सहयोग होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इसकी बात की। उन्होंने इस चीज को आउटराइटली रिजेक्ट किया कि कोई देश दूसरे देश को जो है वो अपना गुलाम बनाए या डोमिनेट करे। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये है नेहरू का सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या आपको पूरी की पूरी ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9103113950। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं आपको पूरी की पूरी ई बुक प्रोवाइड कर दूंगा 7th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।